स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं, कैसे हो आप? तो क्लास 8th में हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चल रहा है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा के आया हूँ। उसमें जो सिमिलर क्वेश्चंस थे वो मैंने छोड़ दिए हैं। जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है उसी टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन है तो मैंने वो आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले जो 12 तक कोई परेशानी आएगी। अगर किसी को आ रही है तो वो अपनी क्वेरी डाल सकता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अभी मेरे पास है 13th क्वेश्चन। अब ज़रा इसे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एक थ्योरेटिकल आंसर लिखना है खाली। वो देख लें क्या है। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल कैन बी यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। तो रेक्टेंगल को जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल की हम यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये तो पैरेललोग्राम में भी होता है, लेकिन रेक्टेंगल की जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। उसके सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स सारे 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में। और एक लेंथ और एक ब्रेथ यानी दो अलग अलग मेज़रमेंट की पैरेलल लाइंस होती हैं, लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। और दूसरी सेकंड क्या करते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी यही है कि रेक्टेंगल में रेक्टेंगल के अंदर ऑल सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा डायगोनल रेक्टेंगल के भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसको भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं। ज़रा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देखो ज़रा, 14th। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट AB इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। इसका एक रफ स्केच बनाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसमें हमें क्या करना है? 14 में एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है ABCD सच दैट AB इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? AB एक खींचोगे, AB, और ये 5.2 सेंटीमीटर की खींचोगे। ठीक है, AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, तो AC ये होगा क्योंकि ABC इधर आएगा और D इधर आएगा। ठीक है, तो AC जो है, हम इसको पूरे ही बना लेते हैं पहले। ये मैंने पैरेललोग्राम को ही बनाया है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि उसकी ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। पैरेलल का साइन होता है ये वाला, ये पैरेलल का साइन होता है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अंदर जो इसमें AB साइड है वो दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा AC दिया हुआ है 6.8। AC दिया हुआ है 6.8, और इसके साथ ही साथ BD दिया हुआ, BD दिया है 8.2, यानी ये वाला BD है, ये BD है, और ये है कितना? 8.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका कंस्ट्रक्शन करना है। हमने एक रफ स्केच तैयार कर लिया है, लेकिन हमें इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉइंट को O मान लें तो DO 8.2 का हाफ हो जाएगा। यानी अगर DO निकालना है, DO, तो वो DO निकलेगा 4.1 सेंटीमीटर, यानी आधा। DO आधा कितना होगा? 4.1। इधर वाला भी क्या होगा? 4.1 ही होगा। ये वाला ही 4.1 है और ये वाला ही 4.1 है। इन द सेम मैनर ये 6.8 दिखा है, इसका आधा कितना हो जाएगा? 3.4 और 3.4,
क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि डायगोनल्स की लंबाई किसी की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब वे एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट से और बाहर वाली वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है दोनों तरफ, जैसे डी ओ और बी ओ इक्वल होंगे, ए ओ और सी ओ भी इक्वल होंगे, यानी ये 3.4 हो गया, ये भी 3.4 है, इसी तरह से ये 4.1 है और ये 4.1 है। अब मैंने इसे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे ये से यूज़ करना है। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए करेंगे ये कि सबसे पहले ए बी लाइन खींचेंगे, ए बी, ठीक है, और ए बी की जो लेंथ है वो दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हमने खींच रखा है 5.1 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ए से, क्योंकि हमें इसके एंगल वगैरह तो पता है नहीं, हमें केवल ये 90 डिग्री का पता है, ये 90 डिग्री का पता है, लेकिन इसका मेज़रमेंट नहीं मालूम, इसका मेज़रमेंट नहीं मालूम, हमें केवल मालूम है डायगोनल्स मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि पहले 3.4 से, ए से 3.4 पर आर्क लगा देंगे, 3.4 पर, और इधर से 4.1 पे, तो यहाँ से 4.1 पे लग गई आर्क, ठीक है। इधर से मेज़रमेंट इसका हाफ 4.1, इससे 3.1, इतना लगाने के बाद हम इसको मिला देंगे, ठीक है। ये आएगा, ये वाला एंगल जो है होगा 3.4 और ये होगा 4.1, ठीक है। अब हमें यहाँ ये पॉइंट मिल गया, इससे हम बिल्कुल इसी डायरेक्शन में 3.4 का आर्क लगा सकते हैं यहाँ से, या इसको बढ़ा देते 3.4 तक, इसको भी मैं 4.5 तक 4.1 तक बढ़ा दूंगा, 4.1 तक इनको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी जो डायरेक्शन है अब यही होने वाली है, तो हम उससे स्केल रख के 3.4 इसको और 4.1 इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद जो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ पर हमें आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको मिला देना है, ये भी निश्चित रूप से 5.1 ही निकलेगा, और उसके बाद सिंपली आप इसे मिला दें और इसे मिला दें, ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल होंगी। आप मेरी ये फिगर जो है वो हाथ से बनाई है मैंने, इसलिए इसमें थोड़ा सा वो लग रहा होगा कि अजीब सी बन गई है, पैरेललोग्राम जैसी नहीं दिख रही है, लेकिन जब आप पूरा बनाएंगे ना तो बिल्कुल सही बनेगा पैरेललोग्राम। करना क्या है, ए बी 5.1 की खींचनी है पहले, फिर मैंने देखा कि जो बीच का हमने ओ पॉइंट माना है, ओ, इस ओ पॉइंट से ए की डिस्टेंस, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करने का मतलब है कि अगर पूरी लंबाई 8.2 है तो डी ओ और बी ओ ये दोनों 4.1 हो जाएंगी आदि, ये भी 4.1 हो जाएगी, ए बी सी डी, तो डी ओ और बी ओ दोनों इक्वल होंगी, डी और बी ओ कितनी होंगी 4.1। ऐसे ही जो ये ए ओ है, ए ओ वो 3.4 है, तो बी ओ भी सी ओ भी 3.4 हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने पहले ये वाला ट्राइंगल बनाना है, 3.4 से यहाँ से आर्क लगाओ और 4.1 से यहाँ से आर्क लगाओ, जहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ से मिला देंगे, एक ट्राइंगल बनेगा। इसमें 3.4 का मुझे डिस्टेंस डायरेक्शन पता लग गया है, तो मैं इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँगा 3.4, तो ये पूरी लेंथ हो गई 6.8। इसी तरह से इसको भी 4.1 आगे यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, सिंपली, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद इन दो को मिला देंगे और इनको मिला देंगे। अगर आप इनकी मेज़रमेंट करेंगे तो ये वाला हिस्सा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल निकलेगा, ठीक है। आप समझ गए, कंस्ट्रक्शन में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा अपने आप, और उससे चेक भी हो जाएगा कि आपने सही किया या गलत किया, ठीक है। इसको आप करके देखिएगा और करके आप मुझे दिखाना, ठीक है। तो आप इसमें पिक भी भेज सकते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हुए वीडियो भी भेज सकते हैं। आप मेरी बात समझे कि अगर 1-2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बना के डाल दें तो वो भी डाल सकते हो आप अपने पर्सनल अकाउंट पर ही डालें, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए। और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसे कंस्ट्रक्शन करके आप उसका पिक सेंड तो कर ही रहे हो, वैसे पिक सेंड कर दो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाई कैनॉट बी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम इफ ओनली 2 ऑफ इट्स साइड्स आर गिवन। हमसे ये कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट हम क्यों नहीं कर सकते अगर हमें 2 साइड्स
दी हूँ, यानी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में दो साइड्स दी हुई हैं, साइड्स पता है हमें, ये साइड दी हुई है और ये साइड दी हुई है, अगर ये दी है तो ये भी हो गई, ये दी है तो ये भी हो गई। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर हमें एलिमेंट कितने पता लग गए, हमें तो केवल एलिमेंट 4 पता लग गए, सपोज इनकी सब चारों की लंबाइयाँ पता लग गई, लेकिन एक भी एंगल पता नहीं लगा। अगर एक एंगल, सिंपल एक एंगल पता लग जाए तो ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि देयर शुड बी 5 elements required for the construction of quadrilateral ठीक है। we cannot construct a parallelogram without knowing any एंगल, ठीक है। अगर इसमें से एक भी एंगल नहीं पता है, इसमें अगर 4 एलिमेंट देखे जाएं तो ये चारों की लंबाई तो हमें पता ही है, अगर इसकी और इसकी पता है तो इसकी और इसकी पता लग जाएगी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, बात समझिए, ये भी अब इक्वल होगी, तो हमें ये पता है कि इन चारों का मेजरमेंट हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन फिफ्थ एलिमेंट कहाँ से लाओगे? फिफ्थ एलिमेंट के लिए इसका कोई एंगल पता हो या कुछ और नोन हो, कुछ भी नोन नहीं है, तो एक एंगल यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये एक एंगल दे देते तो हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाती, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी विदाउट नोइंग एनी एंगल ऑन द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें मुझे रीज़न लिखने हैं खाली, ठीक है। तो आप ये 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, इसमें मुझे लगता कोई समस्या नहीं है। तो बस आप इसके बाद हम नए चैप्टर पे आ जाएंगे। ये हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये मैं कल से ले लेता हूँ, तब तक आप वर्कबुक पूरा कर लीजिए और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हैं वो थोड़ा कम इंटरेस्ट ले रहे हो मैथ में, क्योंकि मैंने देखा बिगिनिंग में काफ़ी बच्चे जो हैं होमवर्क करके भेज रहे थे, लेकिन आजकल 2-3 डेज से मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ही ठंडा पड़ा हुआ है सब कुछ। तो आप लोगों को हर हाल में केवल वीडियो देखना नहीं है, केवल अपनी अटेंडेंस नहीं देनी है कि अटेंडेंस दे देते हो और वीडियो देख लेते हो, लेकिन उसमें होम असाइनमेंट होता है, वो तो बस टिप्स पे बच्चे हैं वही कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सब करें, जैसा भी कर सकते हो। इस बात के लिए ये नहीं है कि हर बच्चा सही करके लाएगा, गलत भी हो सकता है, तो आप आराम से करो। अगर गलत होगा तो उसे मैं सही करा दूंगा, तो आप कम से कम अच्छी तरह से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सीख तो जाओगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर जो चीज़ें कंस्ट्रक्शन होते हैं वो आप अच्छे से सीख तो लोगे। लेकिन अगर आप मुझे ये बताओगे ही नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और बस छुपते रहोगे, तो आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, ठीक है। ख़ास तौर पे उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिनको थोड़ा सा देर में समझ में आता है, थोड़ा स्लो आराम से कराने पे। मैं ऐसे कराता तो मैं बड़े आराम से ही हूँ, लेकिन उनको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं चाहता हूँ कि वे बना के दें। कुछ बच्चे जो क्लास में बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो, और कभी भी किसी चीज़ पे वो चूकते नहीं हैं। हर दिन उनका होम असाइनमेंट आता है, हर चीज़ पे के लिए उनका जो डेडिकेशन है कि पढ़ाई उनको बहुत अच्छी, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, उन्हें मैथ्स अच्छा लगता है, तो वो ऑटोमेटिकली पर डे उनका होमवर्क आ जाता है। और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा छुपा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं जब तक वो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गलत सही जैसा भी बने भेजो, अगर गलत होगा तो आपका सही कराना भी तो मेरा ही काम है ना। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल ये टेंशन ना करें कि सर कुछ कह देंगे, नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप कंस्ट्रक्शन करके भेजें जैसा कर पाएँ, और उससे रिलेटेड क्वेरीज़ भी करें जितनी ज़्यादा कर सकते हैं।
सो दैट कि मुझे पता लगे कि किस हालत में हो आप, कैसे पढ़ाई चल रही है घर के अंदर आपकी, ठीक है। क्योंकि घर के अंदर आप स्टडीज़ अगर कर रहे हैं तो आपको बताने वाला कोई नहीं है कि कितना कितना क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया। तो अच्छा है कि हमारा थोड़ा इंटरेक्शन रहे, और इंटरेक्शन से हमें पता लगता रहे फीडबैक से कि हाँ बच्चे सारे देख रहे हैं, और देख के अपना जो होम असाइनमेंट है वो भेजते हैं, ठीक है। होम असाइनमेंट भेजते हैं, और अगर आप होम असाइनमेंट भेजेंगे और आपके होम असाइनमेंट में कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर मैं ज़रूर आपको कांटेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे फिर आपको ठीक करना है, ठीक है। और जो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं तो मैं कभी कभी ये भी करता हूँ कि उनका होमवर्क देख लेता हूँ, और शायद उनको कोई रिप्लाई नहीं दे पाता, ठीक है, रिप्लाई नहीं दे पाता तो वो लोग बिल्कुल परवाह ना करें। कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, और कभी कभी इसलिए भी नहीं दे पाता हूँ कि वो बच्चे अक्सर करके ज़्यादातर चीज़ें सही करते हैं, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अगर उसमें कुछ मेजर गलती होगी या कुछ भी गलती होगी तो मैं ज़रूर आपको कांटेक्ट करूँगा। किसी की गलती अभी निकली नहीं होगी इसलिए मैंने उनको कांटेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आप आराम से रिलैक्स होकर करिए, बहुत सोच समझ के करिए क्वेश्चंस को, और उसके बाद भी गलत होते हैं तो भी मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स स्टार्ट कर लेंगे।